वो क्या कहते हैं? शर्म तुमको मगर आती नहीं। अगर राजनीतिक बेशर्मी को कोई तस्वीर हो सकती है ना दोस्तों, तो यह तस्वीर यहां आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पर जो फैसला सुनाया है उस पर वो कह रहे हैं कि यह लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत है। फडणवीस साहब, क्या आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने कहा क्या है? अदालत ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी सरकार की नियुक्ति जिस तरह से यह वजूद में आई, उस पूरी प्रक्रिया को कानून के बिल्कुल खिलाफ माना है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि आखिर मैंने क्यों देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की इस प्रक्रिया को राजनीतिक बेशर्मी बताया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जिस बुनियाद पर फ्लोर टेस्ट के लिए यानी विश्वास मत के लिए उद्धव ठाकरे को कहा था, उनके पास ऐसी कोई जमीन नहीं थी, ऐसी कोई वजह नहीं थी जिसके आधार पर वो जो है बुलाएं फ्लोर टेस्ट के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो पूरी प्रक्रिया थी वही गलत थी और बात वहां नहीं रुकती। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जिस तरह से चीफ व्हिप को नियुक्त किया स्पीकर ने, वो भी कानून सम्मत नहीं था, यानी कि सरासर गलत था, इलीगल था। इलीगल मेरे शब्द हैं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब यह पूरी की पूरी प्रक्रिया ही कानून के हिसाब से नहीं हुई, तो फिर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो हैं इसे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत कैसे बतला रहे हैं? मगर बड़ी खबर क्या है दोस्तों? बड़ी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे सरकार चलती रहेगी। अब मेरा एक सवाल है सम्मानित सुप्रीम कोर्ट से। आपने अपने आदेश में साफ तौर पर कह दिया, और क्या कहा आपने कहा कि भाई जिस तरह से एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार वजूद में आई, चाहे वो स्पीकर का फैसला हो चाहे राज्यपाल का फैसला हो, वो ठीक नहीं था, वो कानून के हिसाब से नहीं था। अब जिन हरकतों की वजह से ये सरकार वजूद में आई, जब आप उन्हीं हरकतों को कानून के हिसाब से नहीं मान रहे हो, तो एकनाथ शिंदे सरकार ऐसे में कैसे चल सकती है बताइए? एकनाथ शिंदे को चलने का अधिकार कैसे हो सकता है? हां, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है मैं आपको बतला रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि उद्धव ठाकरे को दरअसल विश्वास मत हासिल करना चाहिए था। अगर वो विश्वास मत हासिल करते हुए हार जाते तो हम उनकी सरकार को फिर से बहाल कर सकते थे। मगर सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर सवाल। अब इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों, 29 जून 2022, इसी तारीख को फ्लोर टेस्ट बुलाया जाता है राज्यपाल के कहने पर, और इसी दिन उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाती है। मैं आपको बतला दूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला उस वक्त आया था साल 2022 में, जब सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी कि आप 29 जून 2022 में होने वाले फ्लोर टेस्ट को इजाजत मत दीजिए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से मना कर दिया था। अब बड़ा प्रश्न ये कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस फ्लोर टेस्ट को रोकने से मना कर दिया था। यह फ्लोर टेस्ट किसने बुलाया था? राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने। तो बड़ा प्रश्न ये कि अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भगत सिंह कोश्यारी की हरकत कानून के हिसाब से नहीं थी, उन्होंने जो कार्रवाई की वो कानून के हिसाब से नहीं थी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि 29 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त फ्लोर टेस्ट पर अंकुश ना डाल के, उस पर रोक ना लगाकर गलती की। यह तो सुप्रीम कोर्ट के अपने ही शब्द है ना दोस्तों। और बात वहां नहीं रुकती। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में यह कहा कि जिन 16 विधायकों की बात हो रही है, अब उन पर फैसला महाराष्ट्र के स्पीकर लेंगे। कौन महाराष्ट्र के स्पीकर? जो भाजपा से हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, भाजपा का स्पीकर यानी स्पीकर जो भाजपा से आता है, क्या वो बगैर पक्षपात के उन 16 विधायकों पर फैसला लेगा जो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ के बीजेपी के पास आ गए थे, यानी एकनाथ शिंदे के पास आ गए थे? हालांकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस इस बात को लेकर काफी आशावादी है। उनका यह कहना है कि उन 16 विधायकों ने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया था, लिहाजा स्पीकर के पास
उनकी सदस्यता को खारिज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो यह पूरा का पूरा मामला जो है एक लार्जर बेंच के पास चला गया है, 7 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास, जो अब ये इस मामले पर पूरा फैसला सुनाएगी। मगर इससे सबक क्या मिलता है दोस्तों? इससे सबक यह मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करके, ईडी का इस्तेमाल करके, पैसे के रसूख का इस्तेमाल करके, यहां तक कि राज्यपाल के दफ्तर का इस्तेमाल करके सरकारों को गिरा देती है। गिरा दिया उन्होंने सरकार। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह मामला आता है तो मामला इस कदर पेचीदा हो गया होता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बिल्कुल ऐसा फैसला आता है जो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, या जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। मगर बड़ा प्रश्न आपके सामने, क्या एकनाथ शिंदे भाजपा सरकार को एक भी मिनट सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार है? क्योंकि जिस तरह से यह सरकार वजूद में आई, सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर सवाल खड़े कर दिए ना। मैं जानता हूं आज इस बात को लेकर बहस हो रही है कि क्या उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना चाहिए था फेसबुक लाइव के बाद? बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। और मैं आपको 2 मिसाल देना चाहता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास भी बहुमत नहीं था, मगर वो संसद के फ्लोर पर गए, अपना ऐतिहासिक भाषण दिया और उस भाषण ने लोगों के दिल जीत लिए। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर से चुनाव हुए और वो जीत गए। और ये ना भूलें, वो सिर्फ 1 वोट से हार गए थे, सिर्फ 1 वोट से हार गए थे। येदियुरप्पा ने भी यही किया था। येदियुरप्पा भी हार गए थे, मगर फ्लोर ऑफ द हाउस पर गए, वहां पर उन्होंने अपने पक्ष में सहानुभूति जतलाने की कोशिश की या पैदा करने की कोशिश की। हार गए, मगर कम से कम वो गए और उन्होंने जो है फ्लोर ऑफ द टेस्ट में अपनी बात कही। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि उद्धव ठाकरे को दरअसल ये मशवरा दिया किसने था कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर जाकर अपनी बात ना कहें। फेसबुक लाइव पर बात कहकर बात को बंद नहीं किया जा सकता। कम से कम अगर उद्धव ठाकरे फ्लोर ऑफ द हाउस में जाते, और बेशक हार भी जाते, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे लोकसभा में, तो कम से कम आज सुप्रीम कोर्ट के पास यह कहने को नहीं रहता कि भाई उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा क्यों दे दिया। मगर अगर हम उद्धव ठाकरे के पक्ष की बात करें तो मैं आपको बतला दूं, 29 जून 2022 को फ्लोर टेस्ट हुआ था। उद्धव ठाकरे अपील कर रहे थे कि भाई ये फ्लोर टेस्ट मत करवाइए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे दखल नहीं दिया। अब वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया कानून के हिसाब से नहीं है। या आपको दोनों चीजें विरोधाभासी नहीं दिखाई देती, कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं दिखाई देता? इसलिए आज DY चंद्रचूड़ साहब की जो अदालत ने फैसला सुनाया है, उसको लेकर लगातार विवाद हो रहा है। यकीनन यह फैसला भाजपा के मुंह पर, बीजेपी एकनाथ शिंदे की सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि उसी प्रक्रिया के बारे में उन्होंने आईना दिखाया है कि यह पूरी तरह से कानून के हिसाब से नहीं है। मगर जैसे मैंने कहा ना कि माननीय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से लोकतंत्र की जीत बतला रहे हैं। आज कहीं ना कहीं 2-3 मुद्दों पर सबक मिल रहा है दोस्तों लोकतंत्र के लिए, कि किस तरह से भाजपा या मोदी सरकार राज्यपाल के ऑफिस का इस्तेमाल करती है अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। और ऐसी ढेरों मिसालें हैं। याद कीजिए पश्चिम बंगाल में जब जगदीप धनखड़ राज्यपाल हुआ करते थे, याद है आपको किस तरह से वो जमीन पर उतर जाया करते थे और जिस तरह के बयानात देते थे मानो वो भाजपा के नेता हैं। याद कीजिए तमिलनाडु में क्या हुआ। तमिलनाडु के राज्यपाल ने तो अभिभाषण से जो शब्द उन्हें पढ़ने चाहिए थे विधानसभा में, जो अभिभाषण पढ़ना चाहिए था, वही उनमें से कई शब्द निकालकर उन्होंने पूरा भाषण भी नहीं पढ़ा, पेरियार का नाम नहीं लिया। जबकि आप जानते हैं कि जो राज्यपाल का भाषण होता है वो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों का लेखा जोखा होता है। मगर राज्यपाल ने ये करने से मना कर दिया। फिर ये ना भूलें कि झारखंड में क्या हुआ था। झारखंड में भी उसी तरह से राज्यपाल का दखल लगातार दिखाई दे रहा है। और दिल्ली की तो सबसे बड़ी मिसाल है। और मैं आपको बतला दूं कि आज दिल्ली को लेकर भी एक बहुत अहम फैसला आया है जो भाजपा के मुंह पर दूसरा करारा तमाचा है। और क्या फैसला आया मैं आपको बताता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अदालत ने कहा कि
दिल्ली के अंदर नौकरशाहों या अधिकारियों की नियुक्ति या उन पर कंट्रोल अरविंद केजरीवाल का है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अरविंद केजरीवाल चुनी हुई सरकार है और एक चुनी हुई सरकार ही अधिकारियों पर कंट्रोल कर सकता है। एक चुनी हुई सरकार के प्रति ही नौकरशाहों की जवाबदेही होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, उनका अधिकार नहीं होगा। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि इस फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि इस देश के संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि एक चुनी हुई सरकार के प्रति नौकरशाहों की जवाबदेही हो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मोदी सरकार के लिए यह दोहरा झटका है। मगर अब दिल्ली में क्या होगा? तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल सरकार के 2 मंत्री पहले से ही जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मोदी सरकार और बौखला जाने वाली है और अब वो अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने वाले हैं, लगातार साधने वाले हैं, लगातार हमला बोलने वाले हैं। और नतीजा यह होने वाला है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल के लिए काम करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अलग अलग तरीकों से मोदी सरकार परेशान करेगी। मगर हम यह नहीं भूल सकते कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन, इन 3 मुद्दों पर अभी भी केंद्र सरकार का अधिकार है। इसलिए इस वक्त उनके पास बहुत से तरीके हैं अरविंद केजरीवाल को परेशान करने के लिए। मगर क्या इस दोहरे झटके या इस दोहरी चपत के बाद किसी तरह का होश मोदी सरकार को आएगा? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आप ये भूल रहे हैं कि 1 साल में चुनाव होने वाले हैं। इसलिए साम दाम दंड भेद से वो लोग लगातार अपनी नीतियों को जारी रखेंगे। विपक्ष को दबाने का सिलसिला भी जारी रहेगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 2 या 3 महीनों में आपको उसका प्रमाण मिल जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।